अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, तो अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हम लोग MIS के सेकंड लेक्चर के अंदर हैं, जहाँ पे आज हम लोग क्लासिफिकेशंस, टाइप्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स फिलहाल ऑनलाइन है, इनकी रिकॉर्डिंग के अंदर अटेंडेंस हो चुकी है। बाकी जो जो साथ हमारे ऑनलाइन होते रहेंगे वो साथ के साथ ही जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे। तो लेक्चर में स्टार्ट करने लगा हूँ। इस वक्त तक मैंने स्क्रीन जो है वो शेयर कर दी है, और तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त ऑनलाइन है इन सब को जो है वो लेक्चर की स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। आज हमारा MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है वो सेकंड लेक्चर है, और इसके अंदर हम लोग अपनी क्लासिफिकेशंस ऑफ MIS, टाइप्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ MIS, इसको जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम आर, वो कहते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा सिस्टम जो है वो मौजूद हैं। कॉन्सेप्चुअल एंड इंपीरियल सिस्टम्स, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, कुछ ऐसे हैं जो एम्पिरिकल सिस्टम्स हैं। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्चुअल है इनको डिस्कस करेंगे। द कॉन्सेप्चुअल सिस्टम इज कंसर्न विद द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर which may or may not have any counterpart in the real world। वो कहता है कि कॉन्सेप्चुअल सिस्टम जो है ये बेसिकली थ्योरेटिकल है। हो सकता है कि थ्योरेटिकल के ऊपर वो एग्जिस्ट करते भी हो और ना भी करते हो, लेकिन इनका रियल वर्ल्ड से किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल सिस्टम्स होते हैं। हम इनको वर्चुअली ही जो है वो डील कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम आर इकोनॉमिक थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जनरल सिस्टम ऑफ रिलेटिविटी, etc। वो कहता है कि इनमें आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी की बात कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी की बात कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसी तरह से आपने फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा है। अब वो सारी बातें थ्योरेटिकल हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो प्रैक्टिकली उनसे डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं लॉ की एग्जांपल लूं, तो लॉ आप थ्योरेटिकली कुछ और पढ़ते हो, लेकिन प्रैक्टिकली हम जब उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कुछ और होता है। एम्पिरिकल सिस्टम्स आर कंक्रीट ऑपरेशनल सिस्टम मेड अप ऑफ पीपल, मटेरियल्स, मशीन्स, एनर्जी एंड अदर फिजिकल थिंग्स। वो कहता है जो एम्पिरिकल सिस्टम्स हैं ये क्या है कि ये हमारे फिजिकल सिस्टम है, जिनको मुख्तलिफ लोगों ने मटेरियल से, मशीन से और एनर्जी से मिल के जो है वो इकट्ठी चीजें करके एक प्रॉपर सेटअप जो है, एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो डिजाइन किया है, वो हमारा एम्पिरिकल सिस्टम है। अदर सिस्टम सच एज इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड केमिकल ऑल आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। अब इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रिकली, थर्मल्स और केमिकल के जितनी भी मशीनरी है वो सारी की सारी जो है वो, क्योंकि फिजिकली ना, इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में सारी की सारी मशीनरी जो है वो फिजिकल इस्तेमाल होती है, जिसमें आपके रिसोर्सेज भी हैं, आपके स्पेयर पार्ट्स भी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, थर्मल भी सेम है और मैकेनिकल में भी थी। नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम, द एग्जांपल ऑफ नेचुरल आर ह्यूमन बॉडी, सोलर सिस्टम एंड etc। अगर वो नेचुरल और उसकी बात करें तो इसमें इंसानों ने, इंसान के जिस्म से जो उसकी बॉडी के हिस्से हैं वो नेचुरल सिस्टम्स हैं। एग्जांपल ऑफ मैन मेड सिस्टम आर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। वो कहता है कि अगर मैन मेड की बात करें तो जो इंसानों ने बनाया है उसमें एजुकेशन का सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, इसी तरह से आपका बिजनेस का सिस्टम है, इसी तरह से और मल्टीपल सिस्टम जो है वो हो सकते हैं जो कि इंसान बेस है और ह्यूमन बेस है, ह्यूमन मेड सिस्टम जो है। सोशल सिस्टम, a system made up of people may be taken as a social system
such as business organization, government agencies, political parties, social clubs, प्रोफेशनल सोसाइटीज etc। ये जो इस तरह के जितने भी सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे हमारे सोशल सिस्टम जो है वो कहलाते हैं। मैन मशीन सिस्टम, अगर मैन मशीन सिस्टम की बात की, पहले हमने जो बात की वो मैन मेड सिस्टम थे कि यानी जो ह्यूमन ने खुद मिलके बनाए। अब जो ह्यूमन और मशीन के साथ मिलके बने हुए हैं, अब हम उन सिस्टम्स की जो है वो बात कर रहे हैं। Most imperial system fall into the category of man machine system। वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे मशीन एम्पीरियल सिस्टम्स हैं जिनके अंदर इंसान और मशीन का मिलाप करके जो है वो डिजाइन किए गए हैं। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम आर एरोप्लेन। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल अगर ली जाए तो एरोप्लेन का जो सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें आपके इंसान भी इन्वॉल्व है, उसमें आपकी इंजन जो है वो मशीनरी भी इन्वॉल्व है। तो दोनों चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व है और दोनों चीजें मिलके जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो वर्क करती है। ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम। एन ओपन सिस्टम कंटिन्यूअली इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। वो कहता है कि जो ओपन सिस्टम है वो बेसिकली अपने इन्वायरमेंट के बारे में जो है वो स्टडी करता है या इन्वायरमेंट के बारे में जो के साथ इंटरेक्ट करता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन अडेप्ट टू चेंजेस इंटरनल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। वो कहता है कि इसकी जो टाइप्स है बेसिकली वो क्या है कि जितनी भी चेंजेस होती हैं इंटरनल लेवल पे और उसके इन्वायरमेंटल पे, तो उसके साथ ये उसकी कंडीशन को ये डिस्कस करता है। एवरी सोशल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन बिकॉज इट रिएक्ट्स विद इट्स अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि जो सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल है उनको कैसे ये प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जो पेशीनगी की गई है और जो नई पेशीनगी की गई है उन्हीं को देखते हुए उसके ऊपर रिएक्ट करता है। अ क्लोज सिस्टम वन ऑफ दोज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। क्लोज सिस्टम क्या है कि वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है वो वर्क नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता। दिस सिस्टम डज नॉट चेंज और इफ इट डज then a barrier exists between the system and the environment to prevent the system from being affected। वो कहता है कि ये जो है सिस्टम ये किसी भी किस्म के एनवायरनमेंट के साथ जो है वो डिस्कस नहीं करता, बल्कि ये ह्यूमन और सिस्टम के दरमियान का जो एनवायरनमेंट है उसको लेके चलता है और उसी के मुताबिक जो है वो सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है जी सिस्टम लाइफ साइकिल। A management information system business has the following 4 phases in life cycle। वो कहता है कि इसके 4 डिफरेंट फेजेस हैं इसके लाइफ साइकिल के, जो कि मिलके इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो लेके चलते हैं। यानी आपके MIS की जो लाइफ साइकिल है उसके 4 डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहला फेज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है जी स्टडी फेज। दिस फेज इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले तो है आप अपना प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम एंड इट्स इफेक्टिवनेस। आइडेंटिफिकेशन एंड evaluation ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन एज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो कहता है कि स्टडी फेज के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है। फिर उसके बाद आपने उस पूरे सिस्टम को, जो प्रेजेंट सिस्टम इस वक्त चल रहा है, उसके ऊपर उस प्रॉब्लम की कोई इफेक्टिवनेस है या नहीं। अगर तो वो इफेक्ट कर रहा है तो फिर आप उस पूरे प्रेजेंट सिस्टम को जो है वो दोबारा से स्टडी करोगे। फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे और एवेल्युएट करोगे कि इसमें कितने जो प्रॉब्लम हमें फॉल हुआ है या मिला है वो कितना लेवल, किस लेवल तक जो है वो जाके इन कोर्सेज को या इन ऑब्जेक्टिव को या उसकी प्लानिंग को जो डिस्टर्ब करता है, उस पे आपने चेक करना है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। फिर आपने एग्जैक्ट कोई चीज, कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट करना है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव को आसानी जो जाके सॉल्व कर सके। नंबर 2 है जी डिजाइन फेज। This phase is concerned with identification of the function to be performed। कि हमने कौन सा आइडेंटिफाई करो
कौन सा फंक्शन जो है वो ज्यादा परफॉर्म होगा या ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस होगी। स्टडी ऑफ द इनपुट आउटपुट एंड लाइफ साइकिल डिजाइन, हमने लाइफ साइकिल पूरा जो है उसको स्टडी करना है, चाहे वो उसके इनपुट्स हैं चाहे वो उसके आउटपुट्स हैं। डिफाइनिंग बेसिक पैरामीटर ऑफ द सिस्टम डिजाइन, और जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं डिजाइन के उनको हमने जो है वो डिफाइन करना है और उसको भी डिजाइन करना है। नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट फेज। At this stage, the decision about the selection use of the hardware and software is taken. वो कहता है कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं डेवलपमेंट फेज में, कि जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने जिस सॉफ्टवेयर के लिए प्लानिंग की है या जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, उस सॉफ्टवेयर के डिजाइन करने के लिए हम प्रॉपर एक हार्डवेयर, प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है सॉफ्टवेयर, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके लिहाज से फैसले किए जाते हैं और उसके ऊपर उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। जब ये सॉफ्टवेयर हमारा डिजाइन हो जाता है तो फिर इसके बाद इस सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन आ जाती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है उस सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने जाके इंस्टॉल भी करना है। द सिस्टम डिजाइन इज गिवन प्रैक्टिकल शेप एंड इज अडॉप्ट फॉर यूज, यानी वो सॉफ्टवेयर फाइनलाइज किया जाएगा, टेस्टिंग डिबगिंग की जाएगी, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से जाके जो है वो जिस कंपनी के लिए वो बनाया गया है उसमें जाके अडॉप्ट कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि वो उसको यूज कर सके। अब है जी MIS के ऑब्जेक्टिव्स। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो वो जी क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। पहला है जी हमारे पास the decision making process by furnishing information in the proper time frame। वो कहता है कि फैसिलिटेशन में क्या होता है कि हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको फिनिश करने तक, उसकी फर्निशिंग करने तक इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एक टाइम दिया जाता है, एक टाइम फ्रेम बना दिया जाता है, एक टाइम टेबल बना दिया जाता है ताकि उस टाइम टेबल के मुताबिक आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। प्रोवाइड इट रिक्वेस्ट टाइम इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू कैरी आउट देयर फंक्शन। वो कहता है कि इस कंडीशन में क्या है कि हर चीज हमने अपने मैनेजमेंट लेवल को जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इसको, इस इंफॉर्मेशन को जो है वो सॉल्व कर सके, हल कर सके और उसके ऊपर काम कर सके। हेल्प इन हाईलाइटिंग द क्रिटिकल फैक्टर टू द क्लोजली मॉनिटर्स ऑफ आवर सक्सेस। वो कहता है कि हेल्प के अंदर क्या है कि हमने अगर कोई उसमें बग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्टली उन चीजों को नोट करेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे और उसी के मुताबिक उसकी मॉनिटराइजेशन की जाएगी, यानी उन्हीं बग्स को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इज बोथ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम एनवायरनमेंट। सपोर्ट में क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम है और अनस्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है दोनों को डिस्कस किया जाएगा और दोनों के ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाएगी। अगेन प्रोवाइड है हमारे पास, प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ पीपल, कंप्यूटर एंड प्रोसीजर्स, इंटरैक्ट क्यूरी फैसिलिटीज, डॉक्यूमेंट्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द यूजर्स। वो कहता है कि इस प्रोवाइड में क्या है कि हम वो जो सिस्टम जब लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, इंटरैक्टिव क्यूरीज हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में यूजर मैनुअल हो सकता है, कोई डाटा की रिट्रीविंग हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमने वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एंड यूजर्स को और उन लोगों को प्रोवाइड करनी है जो उस सिस्टम को या उस सॉफ्टवेयर को जो है वो इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ MIS, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, TSP। MIS के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे उसकी टाइप है या उसकी आप टाइप से कह सकते हैं, उनमें TSP है, द सिस्टम डिजाइन फॉर प्रोसेसिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड TPS। वो कहता है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम जो है ये वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डे बाय डे वर्किंग हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो डिजाइनिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। दिस सिस्टम डील विद कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा
which mainly help junior level management in discharging their responsibility। वो कहता है कि इस वर्किंग समय क्या होता है, जो हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा हमें मिल रहा होता है, तो हमारी जो जूनियर लेवल की जो मैनेजमेंट होती है उसको इससे काफी हेल्प मिल जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सिस्टम, आईपीएस सेकंड टाइप है जी हमारी एमआईएस के अंदर, इंफॉर्मेशन providing system, IPS. This system is meant for processing information, making a summary of information and providing expectation report। वो कहता है कि इस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हम जो भी डिसीजन करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उसके एक्सपेक्टेशन तक उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। दिस समरी रिपोर्ट हेल्प इन गिविंग एट अ ग्लांस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल while expansion report indicate deviation and the reason for shortfall in the performance। यानी कि वो जो रिपोर्ट्स बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि अगर किसी भी सिस्टम में किसी भी लेवल पे कोई फॉल्ट आ जाए तो या हल्का सा भी शॉर्टफॉल आए तो हम उन रिपोर्ट्स को देखते हुए अपने सिस्टम को जो है वो उसी टाइम सेट कर सके और उसको समराइज कर सके, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है वो प्रॉपर वर्क कर सके। नेक्स्ट है जी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। डीएसएस वाहिद, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये जितने भी हमने इसकी टाइप्स में पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि एमआईएस का हिस्सा हो, ये आपकी मैनेजमेंट में भी आ जाता है। ये अगर मैं एसडीएलसी की बात करूं उसमें भी है, यही अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं उसमें भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूं उसमें भी है, फाइनल प्रोजेक्ट की बात करूं उसमें भी है। यानी हर लेवल पे यही जो आप एमआईएस के अंदर अभी टाइप डिस्कस कर रहे हो, ये तकरीबन आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो दोबारा से मिल जाएगी। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आईपीएस, इसी तरह आपका प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सिस्टम, या पीछे जो हम जो है डिस्कस कर चुके हैं एपीएस की। तो ये सारे जो है क्योंकि सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, इसलिए ये बार बार जो है वो डिस्कस, आगे चल के भी ये चीजें जो है वो डिस्कस होनी है। इट इज समटाइम डिस्क्राइब एज द नेक्स्ट एवेल्यूएशनरी स्टेप्स आफ्टर एमआईएस। यानी वो कहता है कि अगर मैं एमआईएस को कंप्लीटली तौर पे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करूं तो उसका अगला जो स्टेप है वो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा। It helps in improving the analytical capability of the decision maker by creating interactivity model of the real life situation। वो कहता है कि ये हेल्प करता है किसकी, एनालिटिकली तौर पे कैपेबिलिटी की, डिसीजन मेकिंग की, तो ताकि हम कोई एक अच्छा इंटरैक्टिव रियल लाइफ की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन कर सके और उसके ऊपर फैसले किए जा सके। प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सिस्टम, इट इज डिफाइंड एज अ प्लान फॉर द ऑटोमेटिक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहता है कि ये क्या है कि इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि प्रोग्रामेबल है, तो इसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसका ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन जो है वो हो। प्रोग्राम्स आर सिंपली अ स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अकम्प्लिश अ जॉब और अ टास्क। वो कहता है कि बेसिकली अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो वो बेसिकली हदायत का एक मजमूआ है, एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि क्या करता है कि जो भी हम टास्क उसको देते हैं वो उसी टास्क को जो है वो कवर कर पाता है। In this information age, the system for program decision are created so that decision are made by the system rather than a person। वो कहता है कि इसमें क्योंकि ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोग्राम के थ्रू की जाती है, इसमें पर्सन का इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जितनी कि हमारी प्रोग्राम की इन्वॉल्वमेंट होती है, और प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्रामर ने लिख देना है उसी को वो लेकर चलता है। नेक्स्ट है जी हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। The implementation plan involve the following steps। Number 1, preparing organizational plan। सबसे पहले तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान जो है उनको प्रिपेयर करना है। प्लानिंग ऑफ वर्क फ्लो, वहां पे जो भी वर्क हो रहा है उसकी प्लानिंग करनी है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल, आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया है तो आप लोग उस कंपनी के जो यूजर हैं, एंड यूजर, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन भी करो। डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होगी, एक्वायर कंप्यूटर हार्डवेयर, जो जो कंप्यूटर की चीजें रिक्वायरमेंट में आ रही हैं वो तमाम भी आप लोगों ने पूरी करनी है। डिजाइन द फॉर्मेट ऑफ फॉर ऑल डाटा कलेक्शन, यानी उस कंपनी के अंदर अगर पहले से मैनुअल वर्क हो रहा है तो आप कोशिश करें इस तरह की स्क्रीन डिजाइन करें ताकि उस कंपनी के एंड यूजर को पता ही ना चले कि वो लोग कब कंप्यूटर
के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम में जो है वो स्विच हुए हैं, वो उनको वही लगे कि जैसे वो मैनुअली रजिस्टर्स पे काम कर रहे थे, सेम अब कंप्यूटर के अंदर भी उन लोगों ने टाइपिंग करनी है, उसी तरीके से काम करना है। तो कोशिश यही की जाती है कि एग्जैक्ट वही डिजाइन बनाया जाए जो कि कंपनी में ऑलरेडी थोड़ा बहुत चेंज करके ऑलरेडी जो है वो कंपनी को दे दिया जाए, ताकि उसका जो एंड यूजर है वो जब अपना काम करना शुरू करे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसको ऐसे ही लगे कि वो जैसे पहले भी इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा फाइल, मुख्तलिफ तरह की डाटा फाइल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो डाटा सेफ हो। ऑपरेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम इन पैरेलल, दोनों कंडीशंस में ओल्ड भी और न्यू भी दोनों पैरेलल सिस्टम में जो है वो चल रहे होते हैं। जब न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू सिस्टम प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर लेती है कंपनी, बाद में ओल्ड सिस्टम जो है वो वहां से रिमूव कर दिया जाता है। नहीं तो काफी 2 माह 3 माह 6 माह 1 साल तक दोनों को वो पैरेलल जो है वो चला रहे होते हैं। फेजिंग आउट द ओल्ड एंड इंक्लूड द न्यू सिस्टम, वही बात आ गई कि जैसे ही वो अपने फेज कंप्लीट करेगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट हो चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड जो सिस्टम है उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। वैल्यूएशन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल द न्यू सिस्टम, और नए सिस्टम की वैल्यूएशन यानी कि फीडबैक होगा, उसकी मेंटेनेंस होती रहेगी और उसका कंट्रोल ऑफ सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। अब है जी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ आईएस यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस आज। अब बेसिकली मैं इनको ये कह सकता हूं कि ये डिसएडवांटेजेस भी हैं लेकिन एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे पैरामीटर्स लगाए जाते हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली एंड यूजर के लिए डिसएडवांटेज में जा रहा हो, लेकिन वो जो ऑनर्स होते हैं उसके लिए वो एडवांटेजेस में जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में या मैनेजमेंट सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगी कि ये डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हो सकता है वो कंपनी के लिहाज से जो है वो एडवांटेज। सबसे पहले है जी डिस्किलिंग ऑफ वर्कर, इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, सबसे पहले कंपनी ओनर्स का ये इशू होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि आपका जो वर्कर्स है उनको कम किया जाए, उनको खत्म किया जाए, फायर किया जाए। तो ये चीज डिपेंड कर रही होती है उस न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर या न्यू जो टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर हायर की गई है स्पेशली फॉर ऑटोमेशन। Sometimes render absolute the existing skills of some worker, वही बात आ गई कि बाज का तो ये होता है कि कुछ वर्कर स्किल्स वाले होते हैं जिनको हम लोग रिमूव कर बैठते हैं, लेकिन वही वर्कर मशीन बाज का काम नहीं करती, हमें उन्हीं वर्कर का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने इसलिए बताया कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि होंगी डिसएडवांटेजेस की, लेकिन वो एडवांटेजेस में होंगी, और बात कर कुछ ऐसे एडवांटेज वाली चीजें होंगी जैसे कि वो डिसएडवांटेज में चले जाएंगी। जरूरी नहीं है कि मशीन 100% काम कर सके, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट कभी भी एग्जिस्ट हो सकता है। मैनी इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, स्टील, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, बैंक हैव गॉन थ्रू पीरियड ऑफ द मैसिव ले ऑफ बिकॉज ऑफ द इंस्टेंस ऑटोमेशन एफर्ट। वो कहता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कि स्टील की इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंक्स है और इस तरह के लोग, हर जगह पे आप ऑटोमेटिक काम तो नहीं कर सकते ना। अब वहां पे क्या है कि कोई मैनुअली वर्क भी आपको साथ के साथ लेके चलना है। इसलिए therefore while computerization can increase operational efficiency and improve profit sometime it is also the root cause of workforce reduction। वो कहता है कि हो सकता है, अब जैसे कि आप मुख्तलिफ बैंकों में जाते हो, हर बैंक में कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर तो लगा दिया गया है लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए भी लोगों का होना जरूरी है। तो ये पॉइंट दोनों लेवल पे आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉय को फायर कर दें, आप उसको ट्रेन करें और वो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक आप अपने उस एम्प्लॉय को जो है वो यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जनरेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन overwhelm manager who must digest it and use it to make decision at time. This improvement also has its downside। वो कहता है कि बात का तो ये होता है कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, ओवरलोड इंफॉर्मेशन रहती है, उससे भी हम लोग जो है वो मैनेजर्स को ये चाहिए कि खुद उसकी क्यूरी करें और उसके ऊपर जो है वो डिसीजन करें। एम्प्लॉय मिसट्रस्ट, अब हम लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। एम्प्लॉय समटाइम फेयर दैट कंप्यूटर इवेंचुअली रिप्लेस देम, they may view information system with skepticism unless they are assured that their job are not in danger।
बात करती ये होता है कि हमें जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमारी इस कंपनी के अंदर अगर कंप्यूटर ने जगह ले ली तो हमारी जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने एम्प्लॉयज को भी, यानी कि ये उस कंपनी के ओनर्स या उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है या मिडल मैनेजमेंट है, उनका ये फर्ज बनता है कि जब भी वो कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो अपने उसमें ले ले एतमाद में, ताकि जो उन्हें पता हो कि नई आने वाली टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनको जॉब के लिहाज से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि वो उनके लिए फायदेमंद होगी। आप उनकी ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो आप उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको आप अपनी कंपनी के अंदर जो है वो इंस्टॉल करें। इंक्रीज कम्पिटिटिव प्रेशर, there is increased pressure of small and medium scale industry failing, which they are steadily being pushed out to marketplace by larger company। बहुत बड़ी बात कंपनी क्या करती है कि छोटी कंपनी को प्रेस करने की, प्रेशर देने की जरूरत करती है, क्योंकि ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, मार्केट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसलिए वो स्मॉल कंपनी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। तो वो ये भी चीज है, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। अगर वो प्रेशर में काम करेंगी तो उनको कल को बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसको वो हैंडल कर पाएंगी। अगर वो डिसएडवांटेज में हम ले जाए तो बड़ी जो इंडस्ट्री है वो एक्चुअली मीडियम स्केल और स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो है वो खत्म करना चाह रही है। डिस इनहांसमेंट with IS, many organizations are unable to value the information system and technology to their organization, vice versa the return on the investment. In coming years, the MIS will experience close security of its ability to the delivery on its promise. Security branches, when organization introduce a new sophisticated technology, they must also find a new way to protect their assets from theft, प्लेफरेज एंड सिक्योरिटी ब्रांच। वो कहता है कि सिक्योरिटी ब्रांचेस क्या है कि जब न्यू को चीज वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अगेन उसी तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बताएं कि जी हम न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगा रहे हैं, या कंपनीज जो है वो चाहे कि न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ जाए और सिक्योरिटी को बढ़ाएं। लेकिन पहला काम यही है कि वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो इत्मीनान में लें। अब ये दोनों चीजों में आता है कि डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसके एडवांटेज। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को? ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू।